आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15, जीत बन गई हार। तो कभी कभी हमारी जीत भी जो है वो हार पे बदल जाती है। तो आइए इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक विजय दान देता तानिंदी के आधुनिक कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने राजस्थान की लोक कथाओं का पुनर्लेखन कर उन्हें पुनर्जीवित किया है। इस कहानी में एक ऐसे ही सेठ के बारे में बताया गया है जो एक भोले भाले किसान को अपने जाल में फंसाकर उसको ठग लेते हैं, लेकिन जब उससे अधिक चतुर आदमी से उनका पाला पड़ता है तो उसकी सारी चालाकी धरी रह जाती है। तो यहाँ पर एक सेठ है जो भोले भाले किसान को अपने जाल में फंसाकर उसको ठग लेते हैं, लेकिन जब उन्हें उससे भी चालाक आदमी उनके पाले पड़ता है तो क्या है, उनकी सारी चालाकी धरी रह जाती है और वो अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए चलिए कहानी की तरफ नजर डालते हैं। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भर कर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दो, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। सेठ ने कहा, तुमने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो ले चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जूते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर, मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा? कहा था कि नहीं, तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसीलिए सच बोलना, एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। तो अभी क्या है, सेठ जो है वो चालाकी करने लग जाता है। तो वो कहता है कि जब मैंने तुमसे गाड़ी का दाम पूछा था तो तुमने गाड़ी का दाम 5 रुपए बताया था और मैंने तुम्हें पूरे 5 रुपए ही दिए हैं। और उस समय मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि बैल जो है वो जुते हुए हैं या नहीं है, या फिर गाड़ी कैसी है। अब देखो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो भगवान का ख्याल रखो, भगवान का मुंह देखना और कुछ भी गलत मत कहना। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। अब वो परेशान होकर कहता है चौधरी कि भाई मैंने तो लकड़ियों की बात की थी, बैल तो जुते हुए जरूर है, लेकिन सेठ जी मैंने तो गाड़ी और बैलों की बात ही नहीं की। गाड़ी और बैल भला कहाँ 5 रुपए में आते हैं? सेठ ने दिमाग से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात कही थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं ये तो तुम ही जानते हो। आदमी की जबान एक होती है कि 2, अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो थुक्के मारकर निकलवा दूंगा, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। तो अब क्या है, वो अपना रोब दिखाता है कि मैंने तो तुमसे पूरी गाड़ी की बात की थी, अब अपनी जुबान को एक रखो या फिर 2, ये तुम जानो। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा और मुझे यहाँ पर कोई भी झगड़ा टंटा नहीं चाहिए। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था, गाड़ी छोड़ते हुए आरासा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव पे पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई, मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था, आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। तो क्या था, चौधरी जो था बेचारा रोया, गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसने सेठ के पैरों में रख दी, लेकिन सेठ जो थे वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हुए। और क्या था, वो बाबा की तरह, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, उस गरीब पर दया करो। लेकिन सेठ जो था उसने उस पर तरस नहीं खाया। पर सेठ के कान पर जो नहीं रहेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ नहीं है, जबान से ही बरकत होती है, जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा, ये तो सिर्फ गाड़ी बैल है, जबान से तो लाखों के मारे न्यारे होती है। अगर तेरी तरह सब पल में जबान पलटने लगी तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? तो क्या था, यहाँ पर सेठ जो थे उल्टा उस चौधरी को ही पाठ पढ़ाने लगे, उसको ही दुनियादारी की समझ सिखाने लगे कि दुनिया में जुबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर जुबान
जुबान से ही हमारी बरकत होती है। जुबान पलट जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी वो आदमी के साथ जिसकी जुबान ना हो। ठीक है, तो वो बताता है कि जुबान से तो सिर्फ ये गाड़ी बैल क्या लाखों लोगों के बारे न्यारे हो जाते हैं, तो तुम कभी भी अपनी जुबान से नहीं पलटना चाहिए। बेचारा चौधरी पाँव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। अब उसका बेटा पूछता है कि बैलगाड़ी कहाँ रह गई, रास्ते में खराब तो नहीं हो गई और तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, तकलीफ की क्या पूछते हो, ठेठ शहर से पाँव रगड़ता आ रहा हूँ। और वो बताता है कि बैलगाड़ी तो ठिकाने लग गई है, अगर तुम में दम है तो कुछ कर लो। जो चतुर सुजान सेठ है उसके आगे मेरी एक भी नहीं चली, और तकलीफ के तुम क्या ही पूछते हो, ठेठ शहर से मैं पैदल पाँव रगड़ता हुआ चले आ रहा हूँ, यानी नंगे पैर दौड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पर पकड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़े पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है, जबान से लाखों के बारे न्यारे होते हैं। अगर आदमी जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। वो भी क्या था, इसी तरह से जैसे जैसे उसके साथ हुआ उसने अपने बेटों को बताया कि मैंने सेठ के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पैरों में रख दी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसे मुझे बस एक ही बात पर वो अड़ा रहा कि इंसान की जो जुबान होती है वो सबसे बड़ी होती है। जुबान के आगे तो लोगों के बारे न्यारे हो जाते हैं और कभी भी किसी को अपनी जुबान से नहीं बदलना चाहिए। चौधरी के 4 जवान बेटे थे, सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यो राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जुबान से ही उसे बांधूंगा, उसी का तराजू, उसी की बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। तो जो उसका तीसरा बेटा था वो अपने दिमाग में कोई तरकीब सोच रहा था। उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेला उससे निपट लूंगा, तुम छोड़ो, मैं कल एक और गाड़ी जो है लकड़ियों की लेकर जाऊंगा और इसकी जुबान से उसको ही बांध दूंगा, तो उसको उसके तरीके से ही मैं उसको हिसाब चुकता करूंगा। चौधरी का छोटा बेटा बहुत होशियार था, सब जानते थे कि यह जो कहता है वह करके दिखाता है। दूसरे दिन पे घड़ी रात रहते घर से विदा हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। वो उसे समझ आ गया था कि सेठ कौन है, कैसा दिखता है। कल का गांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था, उसकी सफलता से फूला। वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों की गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसीलिए उसने कहा, सेठ जी यह भी कोई पूछने वाली बात है। तो भी उसका बेटा समझ गया कि ये वही सेठ है तो भी गाड़ी की बात कर रहा है। समझ गया कि वो मुझे फिर से जाल में फंसाने के लिए आया है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जस्ते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भूला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर ले और भी 2। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है, आज यह काबदी खूब मिला। तो उसके मन में आया, सेठ के मन में, कि ये तो कल वाले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, केवल 2 मुट्ठी टके मांगता है, तो इसका तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर अब राजत करने की बेला कौन कौन झिकझिक करे, चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इस जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर ना जाऊंगा। वो क्या था,
चौधरी का बेटा जो था वो भी अपने मन में सोचता रहा, तो उसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना ला दूंगा, आज इसे ऐसी मात दे लाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोनी के वक्त पहले दाम पहले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में एक एक टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर फटर करना। सेठ टके देने के लिए मुठिया खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में पूसा पहना हंसिया निकाल कर बोला, सेठ जी मुठिया खोलो मत, ये तो आप साथ ही जाएंगी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? उसने कहा कि भाई मैंने तुमसे 2 मुठ्ठियाँ मांगी थी, 2 मुठ्ठियाँ टेक मांगी थी, तो मुझे ये मुठ्ठियाँ ही चाहिए। यानी वो क्या करने लगा, उसकी मुठ्ठियों को ही ले जाने लगा। तो अभी सेठ हैरान हो गई ये देखकर, तो वो कहने लगे कि ये क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल देखते हैं तो टकों के साथ मुठ्ठियाँ भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसी का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव पर पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। तो मुट्ठी टके की बात हुई थी कि नहीं बोलो, तो अब वो उसको उसकी भाषा में समझाता है कि कल मेरे पिताजी तुम्हारे सामने खूब गिड़गिड़ाए थे, अपनी पगड़ी तक तुम्हारे पाँव में रखी थी, लेकिन तुम्हारा दिल उसे देखकर नहीं पसीजा, तो अब तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि जुबान से तो लाखों की बात, लाखों के लेन देन होते हैं, तो हमारी 2 मुट्ठी टेक की बात हुई थी, तो मुझे तो अब मुखिया ही चाहिए। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हथियाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुठ्ठियाँ काटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे, ठीक है? तो अभी वो अपनी भूल को स्वीकार करता है, कहता है कि 2 मुट्ठियों की बात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस टके के साथ मेरी मुठ्ठियाँ भी थी, यानी मुझे अपने हाथों की का ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा, तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? पूरा आदमी से गाड़ी छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। तो क्या था, उसको अच्छा सबक सिखाया उसने। सेठ बीवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये और दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। वे क्या था, अब वो दंड के रूप में उसे 500 रुपये देने के लिए और तैयार हो गया। उसने कहा, बस मेरा हाथ छोड़ दो। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। मैं सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो, चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। भी उसको उसकी अकल की ताने दिला दी थी चौधरी के बेटे ने। सिर्फ सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, रगड़ने से दाग घिसती थोड़ी है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रख दी, फिर गिर कर 7 बार नाक रगड़ा। तब चौधरी सुत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प दिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसिए से आते बाहर निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह से गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियार गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार और छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ी के साथ अपने गांव लौट आया। तो यहाँ पर हम इस कहानी में क्या सीख सकते हैं कि जो चौधरी जो थे सेठ के पास जैसे अपने बैलगाड़ी वो सबको छोड़ गए थे क्योंकि वो भोले भाले थे। सेठ ने उनका बेवकूफ़ बना दिया था। लेकिन जब चौधरी का बेटा जो था वो बहुत चालाक था, होशियार था, उसने उसके साथ सेठ के साथ उनकी बातों में उसकी तरह से ही उसको पलटी दी। जैसे ही सेठ के सामने चौधरी का बेटा आया, सेठ जो थे वो घबरा गए और उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसकी सारी चीज़ें वापस कर दी उसको और 500 रुपये भी उसका जुर्माना दिया और अपनी भूल स्वीकार की। तो क्या है, हमें कभी भी किसी कमज़ोर पर
अपना बल नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और हमसे ज़्यादा बलवान या कोई और हमसे ज़्यादा ताकतवर हम पर अपनी ताकत आजमाएगा तो हमें तब बुरा लगेगा। जैसा हम किसी छोटे के साथ कर सकते हैं, ऐसा कोई और भी हमारे साथ कभी ना कभी कर सकता है। तो हमें कभी किसी गरीब पर, किसी भी कमजोर व्यक्ति पर कभी भी अपनी ताकत का जोर नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी हमारी यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।